आज हम सब तारकेश्वर नारायण अग्रवाल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से मैं नीरज तिवारी बीएड सत्र 19 और 21 के सभी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछले क्लास की भांति फिर से एक बार ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों का अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है शुरू करेंगे। टीएन अग्रवाल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज दो आयामों को लेकर के इस समय काम कर रहा है। पहला तो एक वैश्विक महामारी के संदर्भ में लोगों को जागरूक करना और दूसरा प्रशिक्षुओं का पठन पाठन किसी भी तरह से बाधित न हो उसको भी ध्यान में रखा गया है। 2 डायमेंशनल प्रोग्राम जो है कॉलेज मैनेजमेंट संचालित कर रहा है। उसमें पहला डायमेंशन हम लोगों का जो है वह लोगों को जागरूक करने का है, जिससे अधिक लोग कोरोना के प्रति जागरूक हो, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, जिससे कि हम हमारी फैलने से रोक सकें। तो उसके लिए कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से खास करके मेरे सचिव परम आदरणीय कृष्ण मुरारी अग्रवाल साहब की तरफ से एक सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से एक चेन बना करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक लोग 5 लोगों को जागरूक करते हैं, वो 5 आगे 25 लोगों को जागरूक करते हैं, वो आगे 125 लोगों को जागरूक करते हैं और इस तरह से एक लंबा चेन हो रहा है, जिससे कि लोगों में जागरूकता है और वैश्विक महामारी से हम लोग जो है आसानी से लड़ सके, उसे हरा सके। दूसरे डायमेंशन में शिक्षा प्रक्रिया की शुरुआत की गई है ऑनलाइन के माध्यम से, जिससे कि सारे लोग घर पे बैठे आसानी से अपने अध्ययन अध्यापन को कर सके। उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत सक्रिय तरीके से छात्रों के बीच ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराना, ऑनलाइन क्लास कराना, ये सारी व्यवस्थाएं कर रही है। उसी के तहत आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो मिड डे मील प्रोग्राम है। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने शुरू किया। यह प्रोग्राम 1995 में तो अवश्य शुरू हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि भारत में बहुत पहले से रखी गई। भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु की इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसे देखा गया, जांचा गया, परखा गया कि क्या यह कार्यक्रम जो है बच्चों के स्कूल में आने की ललक को पैदा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस कार्यक्रम की प्रेरणा का स्रोत जो है वह तमिलनाडु राज्य का है। तमिलनाडु में इस कार्यक्रम की शुरुआत का जो उद्देश्य था वह था कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कैसे बढ़ाई जाए। इनका उद्देश्य था बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना। इसके लिए उन्होंने 1925-26 में ही, बहुत पहले 1925-26 में इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने किया। इसको बहुत छोटे पैमाने पर उन्होंने देखने की कोशिश की। मद्रास कॉर्पोरेशन के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई और इसको देखा गया कि वाकई ये मिड डे मील प्रोग्राम बच्चों को भोजन देने की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से क्या बच्चों की, हम लोग देखें कि 1925-26 में इस बात की शुरुआत मद्रास के कॉर्पोरेशन ने शुरू की। आखिर इसकी स्थिति क्यों बनी? बच्चे की उपस्थिति कक्षा में क्यों नहीं हो रही थी? इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। हमारा जो देश है वह एक गरीब विकासशील देश है। भारत एक गरीब विकासशील देश है। यहाँ के निर्धन परिवार
परिवार के बच्चे जो हैं वह आय के स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। चूंकि गरीबी की वजह से वह खेतों में काम करने के लिए अपने अभिभावकों के साथ कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते थे और वह विद्यालय में नहीं जा पाते थे। खासकर जब कृषि का कार्य चल रहा होता था, क्योंकि भारत गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो वहां के बच्चे अपने अभिभावकों के साथ, माता पिता के साथ खेतों में चले जाते थे, खलिहानों में चले जाते थे। परिणामस्वरूप उनकी स्कूल में उपस्थिति जो है बहुत कम होती थी। गरीबी के इस कारण की वजह से बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते थे, बहुत कम उनकी उपस्थिति होती थी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस पर गंभीरता से विचार किया कि यदि उनकी गरीबी को कुछ इस तरीके से हम प्रोत्साहित करके कि उनकी गरीबी कैसे कम हो सके, या उनकी गरीबी के माध्यम से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके समाधान के लिए हम क्या कर सके। तो उन्होंने जो है मिड डे मील प्रोग्राम जैसे योजना को लागू करने की ठानी और प्रायोगिक तौर पर उन्होंने देखने की कोशिश किया कि वाकई यह कार्य जो है संभव हो पाता है कि नहीं। यानी जो उनका लक्ष्य था कि बच्चों की उपस्थिति किसी तरह से बढ़ाई जाए, इस लक्ष्य में वो सफल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। इसलिए उन्होंने 1925-26 में उन्होंने इस योजना को लागू किया और इसका परिणाम सुखद रहा। इसका परिणाम सुखद रहा। बच्चों की उपस्थिति इसकी वजह से बढ़ी। जब बच्चों की उपस्थिति कक्षा में बढ़ी तो गवर्नमेंट को बड़ी खुशी हुई और गवर्नमेंट को लगा कि इस योजना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जनता की डिमांड पर, तमिलनाडु के जनता के डिमांड पर इसे 1956 में पूरे राज्य में लागू कर दिया गया, क्योंकि इसका सफल जो है परिणाम दिखा। इसके कार्यक्रम में 1961 में अमेरिका जैसे देश ने सहयोग भी किया। अमेरिका की सहायता मिली और यह कार्य और तेज गति से आगे बढ़ता चला गया। वैसे तो भारत में प्राचीन परंपरा रही है बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की और उनके भोजन की व्यवस्थाएं की, शुरू से ही रही है। गुरुकुल पद्धति में वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में इस बात का बहुत ही स्पष्ट तरीके से जिक्र है कि बच्चे गुरुकुल में जाते थे, उनके खाने पीने रहने सबकी व्यवस्थाएं जो है वहां के गुरुकुल के जो है आश्रम के लोग करते थे, आश्रम के गुरु करते थे। इसलिए पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, न उनके खाने के, न आर्थिक स्थिति की दिक्कत थी और न ही उनके कोई शुल्क लगता था, उसकी भी दिक्कत नहीं थी। तो तमिलनाडु सरकार ने इस योजना को बड़ी जो है सफलता के साथ आगे बढ़ाया। इसी से प्रेरणा लेते हुए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में उन्होंने तो किया, लेकिन इसके मुख्य उद्देश्य जो है प्राप्त हो, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके उद्देश्य को प्राप्त किया था। उन्होंने भी इसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए और उद्देश्य को निर्धारित करते हुए पहला ही उद्देश्य उन्होंने रखा कि छात्रों को स्कूल में पूरे समय तक बच्चों के नामांकन में वृद्धि की जाए। बच्चों की संख्या जो है क्लास में कम हो रही थी, बच्चे आगे क्लास में जाते हुए जो है अपना जो है नाम कटवा देते थे, पढ़ते नहीं थे। इसलिए पहला जो है भारत सरकार के समक्ष जो है समस्या खड़ी हुई, तो उसमें पहला जो था वो बच्चों के नामांकन से लेकर था कि आखिर नामांकन को बढ़ाया जाए, नामांकन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए इस योजना को लागू किया और पहला उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया कि बच्चों की नामांकन में वृद्धि की जाए। बच्चे जब ज्यादा नामांकित होंगे तो स्वाभाविक है कि समाज में, देश में, राज्य में जो भी लोग हैं उनमें साक्षरता दर की स्थिति बढ़ेगी, लोग
देंगे, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि अलग अलग राज्यों में साक्षरता दर काफी जो है अंतर साक्षरता दर में देखने को मिलता है, इसलिए नामांकन में वृद्धि हो इसके लिए जरूरी था कि इस तरह की योजना लागू की। दूसरा उन्होंने उद्देश्य रखा कि छात्रों को स्कूल में पूरे समय तक रोके रखना। होता क्या था कि बच्चे कक्षा में जाते थे और कुछ समय रुकते थे, उसके बाद स्कूल से वो अपने घर की तरफ चले जाते थे, काम के लिए चले जाते थे। अभिभावकों का भी वो रहता था कि जाकर के जल्दी वहां से जाकर चले आना, जिससे कि खेती में और उनका हाथ बढ़ाया जा सके। इसलिए बच्चे स्कूल में बहुत देर तक नहीं रुकते थे। नहीं रुकने का एक और कारण भी था उनके पास, क्योंकि उन्हें भूख लगती थी, खाने की व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं होती थी, इसलिए वह घर की तरफ रवाना हो जाते थे। तो स्कूल में यदि मिड डे मील जैसे प्रोग्राम, खाने की व्यवस्था यदि हो गई, इस तरह की हो गई, तो बच्चों को स्कूल में रोकने में आसानी हो सकती थी। इसलिए इसका उद्देश्य रखा गया कि बच्चों को पूरे समय तक जब तक स्कूल चलता है वह रुके। उनके रुकने से फायदा भी था, क्योंकि वह रुकते नहीं तो पठन पाठन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उससे वह छूटे रह जाते, उससे वह वंचित हो जाते। इसलिए पूरे समय तक स्कूल में रुकना उनके लिए आवश्यक था। तीसरा उन्होंने उद्देश्य निर्धारित किया कि बच्चों को स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी नहीं है। तमाम तरह के जांचों के उपरांत यह पाया गया कि बच्चे बहुत अधिक संख्या में स्कूल छोड़ देते हैं। उसके कारण को जब देखा गया तो उसमें मुख्य रूप से गरीबी झलकी। तो उसकी वजह से यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कि नहीं चलिए इस तरह का प्रोग्राम होगा, उनकी गरीबी को कम करने में आसानी मिलेगी और उनकी प्रवृत्ति में कमी आएगी। यदि समस्याएं नहीं होंगी तो वह स्कूल क्यों छोड़ेंगे? कोई नहीं चाहता है कि हम नहीं पढ़ें, सब लोग चाहते हैं कि हम पढ़ें, लेकिन गरीबी जो है उसमें आड़े आती है और उसको यदि दूर कर दिया जाए तो लोगों को, बच्चों को पढ़ने में मन अवश्य लगेगा। तो तीसरा उद्देश्य का निर्धारित किया गया कि बच्चे स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाएं। चौथा उद्देश्य निर्धारित किया गया कि निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित किया जाए। जो अमीर वर्ग के लोग हैं वह तो विद्यालय चले जाते हैं, जिनके पास आय के स्रोत हैं वह विद्यालय तो चले जाते हैं, लेकिन निर्बल वर्ग के लोग जिनके पास आय नहीं है, जिनके पास खाने की समस्या है, उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। और इस तरह के भी प्रोग्राम को किया जाए तो बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है उनकी, वह बढ़ेगी, वह विकसित होगी। इसलिए चौथा उद्देश्य इस तरह का रखा गया। पांचवें उद्देश्य में छात्रों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने का भी उद्देश्य रखा गया। मिड डे मील योजना में खाना जो बच्चों को देने की प्रक्रिया है उसमें बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ बच्चों को अच्छे कैलोरी मिले और प्रोटीन युक्त भोजन मिले, इसकी भी व्यवस्था जो है की गई है। और इससे बच्चों को जो है स्वस्थ भी जो है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और पौष्टिक भोजन के बिना स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा उसका भी ध्यान रखा गया और पौष्टिकता के साथ स्वच्छ भोजन प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया। अगला जो उनका उद्देश्य था, छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द की भावना को जागृत करना। चूंकि यह कार्यक्रम प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए बनाया गया था और इस बच्चों में इसी के माध्यम से सामाजिक बोध भी पैदा हो जाए, सामाजिक समरसता भी पैदा हो जाए, बच्चों के बचपन से ही इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो जाए कि वह सामाजिक दायित्व को समझे, सामाजिक प्रेम को समझे, सामाजिक सौहार्द को समझे। उसके लिए छात्र छात्राओं को, सबको, अमीर हो गरीब हो जो भी हो, विद्यालय में सबको एक साथ बैठा करके भोजन कराने का जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने उद्देश्य बना करके किया कि इससे इस उद्देश्य की भी प्राप्ति हो सकती है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने 6 उद्देश्यों की चर्चा की, जिसके तहत इस मिड डे मील प्रोग्राम को रखा गया था। यह मिड डे मील प्रोग्राम
कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 8 यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के शुरू किया गया। प्रारंभ में इस योजना के तहत प्रति छात्र 100 ग्राम अनाज देने की व्यवस्था थी। अनाज देने की व्यवस्था थी। अब इसकी स्थिति यह हुई कि इस तरह का कार्य करने के बाद जब देखा गया, कुछ दिनों के बाद इसका निरीक्षण किया गया, इसको जांचा गया कि यह अनाज जो दिया जा रहा है बच्चों को, क्या इससे बच्चों के स्कूल में आने की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो उसमें देखा गया कि पहले तो हम लोगों का उद्देश्य जो था कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ना, एक डायमेंशन ये था। दूसरा था कि उनका शरीर स्वस्थ रहे, स्वच्छ और पौष्टिक आहार मिले, यह उद्देश्य निर्धारित था। तो क्या यह दोनों आयामों पर यह खरा उतर रहा है कि नहीं? क्या इस तरह के अनाज देने से बच्चों में इस दोनों तरह की प्रवृत्तियों में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसमें पाया गया कि बच्चों के स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार जो है, उनके स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार जो है नहीं हुआ। जो योजना में यह सोचा गया था कि नहीं इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, वह सुधार दिखता हुआ नहीं पाया गया। दूसरी चीज कि बच्चों के क्लास में उपस्थिति जो है, वर्ग में उपस्थिति जो है, उपस्थिति में भी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। यह चिंता का विषय रहा। इस तरह के कार्य करने से जब परिणाम सार्थक नहीं आ रहे हैं तो इसे बदलना होगा, इसे बदलने की जरूरत है। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय का 2001 में एक निर्णय आया मिड डे मील योजना के तहत। 28 नवंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट यह निर्देशित करती है कि बच्चों को जो अनाज दिया जा रहा है उस अनाज की जगह बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाए। इस बात को कुछ राज्यों ने तो गंभीरता से लिया, लेकिन अधिकतर लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन धीरे धीरे 2004-05 के आसपास राज्यों में भी जागरूकता आई, राज्य भी सचेत हुए कि नहीं, यदि इस तरह के परिणाम नहीं आएंगे तो ये मिड डे मील योजना चालू करने से लाभ ही क्या। तो उन लोगों ने अब पका पकाया भोजन की शुरुआत किया। अब उसमें पका करके भोजन जो दिया जाता था, मुख्य रूप से 2 तरह के भोजन उस समय दिए जाते थे। एक तो उनको दलिया दिया जाता था और दूसरा खिचड़ी देने की व्यवस्था। ये व्यवस्था करने के बाद 2004 के आसपास इसकी पुनः समीक्षा रिव्यू किया। इस रिव्यू में पाया गया कि दलिया और खिचड़ी जो है अरुचिकर होने की वजह से विद्यार्थियों द्वारा इसे ग्रहण नहीं किया जाता है। विद्यार्थी इसे ग्रहण नहीं करते, विद्यार्थी खाने में रुचि नहीं लेते। परिणामस्वरूप बच्चों की उपस्थिति अब भी सुधरी नहीं, यानी अपेक्षित सुधार जो है, अपेक्षित सुधार में कमी पाई गई, सुधार में कमी दिखी।
जितना उनमें सुधार होना चाहिए था वह सुधार नहीं हो पाया। ये बड़ी चिंता का विषय हुआ। पहले केवल अनाज देने की व्यवस्था थी, कोई भी सुधार नहीं हुआ, नहीं उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और न ही उनके वर्ग की उपस्थिति में सुधार हुआ। जब खाना को पका के दिया जाने लगा तब भी बच्चों के भोजन ग्रहण करने में अरुचि पैदा हुई और पुनः वर्ग कक्ष में उपस्थिति में सुधार नहीं हुआ। अब सरकार फिर इस पर चिंतन करने के बाद इसमें बदलाव करने की सोची और बदलाव करने के बाद उन्होंने पुनः इसके लिए नवीन तरह के भोजन प्रबंध की व्यवस्था उन्होंने सोची और उसमें उन्होंने विचार किया कि बच्चों के कैलोरी अच्छी मिल सके और प्रोटीन की मात्रा भी बच्चों को मिल सके। इसलिए आगे जाकर के वर्ग 1 से 5 तक के बच्चों के लिए उन्होंने 450 कैलोरी ऊर्जा उन्हें दी जा सके, ऐसी बात सरकार की योजना में शामिल की है। साथ ही साथ उन्हें 12 ग्राम प्रोटीन भी मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई। वर्ग 6 से 8 के लिए 700 कैलोरी और उनके लिए 20 ग्राम प्रोटीन की बात सोची गई और उसका प्रावधान किया गया। इस तरह की व्यवस्था की गई। अब स्वाभाविक था कि इतनी कैलोरी ऊर्जा और इतने ग्राम जो है प्रोटीन की बात तो की गई, इसमें खर्च भी आएगा। तो खर्च के लिए गवर्नमेंट ने प्राइमरी के लिए 3 रुपया 86 पैसा का प्रावधान किया प्रति छात्र। कितने पैसे में इनको इस तरह की कैलोरी और प्रोटीन दी जा सकती है। और 6 से 8 के लिए 5 रुपये 78 पैसे की व्यवस्था इन्होंने की। इसके माध्यम से बच्चों को इस प्रकार की कैलोरी और प्रोटीन को प्रदान किया जा सकता है। वैसे समय के साथ जैसे जैसे जरूरत पड़ी भारत सरकार ने इसमें संशोधन भी किया। बार बार हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही इसकी समीक्षा रिव्यू किया जाता रहा, जरूरतें बदलती गई और बदलती जरूरतों के हिसाब से इसके पूरे मेनू में चेंजिंग की गई। आज वर्तमान में यदि हम देखें तो 2020 अप्रैल 2020 में भी मार्च 2020 में भी एक नए मेनू को भारत सरकार ने लॉन्च किया कि उसके हिसाब से जो है लोगों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाए, उनको भोजन उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए उन्होंने 1 अप्रैल से उसे लागू कर दिया और लागू करने के बाद कुकिंग कॉस्ट जो है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था उसको उन्होंने बदल दिया और उसके लिए उन्होंने प्राइमरी के लिए अब 4 रुपये 97 पैसे कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 4 रुपया 97 पैसा निर्धारित कर दिया और कक्षा 6 से 8 के लिए उन्होंने 7 रुपया 45 पैसा निर्धारित कर दिया। समय के साथ हम देख रहे हैं कि इनके जो कुकिंग कॉस्ट है उसमें परिवर्तन किया गया। पहले कम पैसे उस पर खर्च किए जाते थे, अब जो देखा गया
प्रति छात्रों के ऊपर जो खर्च किए जा रहे हैं वह पैसा बढ़ गया। इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान है। केवल केंद्र सरकार ये नहीं देती बल्कि राज्य सरकार भी इसे वहन करती है। अब इसकी 4 रुपया 97 पैसा में यदि केंद्र और राज्य का योगदान हम देखें तो उसमें पाएंगे कि 2 रुपया 98 पैसा इसमें केंद्र सरकार देती है। 2 रुपया 98 पैसा केंद्र सरकार और 1 रुपया 99 पैसा लगभग राज्य सरकार का इसमें योगदान है। उसी तरह से यदि हम 6 से 8 की बात करें तो इसमें भी हम पाएंगे कि 4 रुपया 47 पैसा ये अधिकतम योगदान जो है केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का कम है, और 2 रुपया 98 पैसा राज्य का है। तो इस तरह से लगभग 60 और 40 के रेशियो के हिसाब से केंद्र और राज्य सरकारें इस पे जो है खर्च करके बच्चों के लिए एक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर रहे हैं। यह तो भारत के समान राज्यों के लिए लागू है, लेकिन भारत के कुछ विशेष राज्य ऐसे हैं जैसे पूर्वोत्तर के राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं उनके लिए, प्लस 2 हिमालयी राज्य जिसमें आपका हिमाचल और उत्तराखंड है, साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर को भी इसमें जोड़ दिया गया है। पहले की व्यवस्था जम्मू और कश्मीर में इस तरह से लागू नहीं होती थी, लेकिन नवीन प्रावधान के अनुसार इस व्यवस्था को जो है लागू कर दी। तो पैसा तो उतना ही है, दोनों के लिए समान पैसे की व्यवस्था प्राइमरी और जो है प्राइमरी के लिए किया गया, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार का जो अलग अलग योगदान है उसमें अंतर। अब इसमें जो है आपका कक्षा 1 के लिए जो कक्षा 1 से 5 के लिए जो केंद्र का योगदान है वह 4 रुपया 47 पैसा है। 4 रुपया 47 पैसा अकेले केंद्र दे रहा है और राज्य का 0.50 का योगदान, जबकि हम लोगों ने उसमें जो है देखा था कि 2 रुपया 98 पैसा ही केवल केंद्र जो है देता था और 1 रुपया 99 पैसा राज्य का होता था। सामान्य स्थिति में हम जो देख रहे हैं तो ये हमें दिखता है, लेकिन विशेष राज्यों के लिए जो प्रावधान किया गया है जिसमें आपके पूर्वोत्तर के राज्य, 2 हिमालयी राज्य जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड को शामिल किया गया, और जम्मू और कश्मीर को यदि देखा जाए तो उनके लिए केंद्र और राज्य का जो अनुपात है इसमें अंश देने का वह भिन्न है। उसी तरह से 6 से 8 में यदि हम बात करें तो केंद्र का जो है 6 रुपया 70 पैसे और राज्य का 0.75 पैसे की ही व्यवस्था की गई है। यानी जहां आर्थिक स्थिति गड़बड़ है या जहां जो राज्य गरीबी से जूझ रहा है वहां पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि वहां पे भी मिड डे मील योजना बहुत ही अच्छे तरीके से लागू किया जा सके और बच्चों का जो इस योजना का उद्देश्य है कि पौष्टिक आहार भी मिले और बच्चों की उपस्थिति भी बढ़े, इसमें किसी तरह की दिक्कत न हो।